हाँ जी। तो लास्ट टर्म पे अपन ने डिफरेंशिएशन ख़त्म कर लिया एमओडी, और अब जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो एक डिफरेंशियल कैलकुलस का बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है ना, काफ़ी बड़ा यूनिट है एक तरह से, एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, है ना। इसके अंदर बेसिकली कई सारे चैप्टर्स हैं, सब चैप्टर्स हैं, है ना, जिनको हम सेग्रीगेट कर करके पढ़ेंगे, बट ओवरऑल एक यूनिट का नाम है एओडी, है ना। दूसरी चीज आपको याद हो, जब अपन ने लिमिट शुरू करा था तो मैंने आपको बताया था कि मैं डिफरेंशियल कैलकुलस को अगर मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूं, तो जैसे कार लर्निंग से मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए ये चीज क्या है ना, एक्सीलेटर क्या है और ये क्या है। तो वो काम मैंने कहा था फंक्शन आईटीएफ करते हैं ना, बेसिक आपको फंक्शन की डोमेन, रेंज, ग्राफ, थोड़ा बहुत ये पता चलता है। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी में बेसिकली आप उसको ड्राइव करना सीखते हो, है ना, उसके बारे में चलानी कैसे है, लिमिट है, फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू, कंटिन्यूटी कब है, डिफरेंशिएशन कब है, उसके जो टूल्स वूल्स हैं वो सब देखा। नाउ जो थर्ड पार्ट आएगा, है ना, एक तरह से कंट्रोलिंग वाला, है ना, भाई सिर्फ चलानी आ जाए कार तो उसको कार चलाना थोड़ी बोलते हैं, चलानी आ जाए सभी चला लेंगे, अब थोड़ी चलती ठोक दी है, या उस पर कंट्रोल नहीं है आपका, तो जो कंट्रोल वाला पार्ट है अगर उससे कंपैरिजन करें देन इट इज एओडी, है ना। भाई ये मान लो आप इन शॉर्ट मुद्दे की बात कि अब तक जितना पार्ट पढ़ लिया, फंक्शन, आईटीएफ, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, उन सब का समावेश, सबका एप्लीकेशन यहां होने वाला है, ठीक है ना। तो इसमें कई सारी चीजें हैं जो हमें पढ़नी है और जो काफी इंपॉर्टेंट है ना, डिफरेंशियल कैलकुलस का मतलब एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि क्वेश्चन इसी में से ज्यादा आएंगे, क्यों पिछला पार्ट तो इसमें अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा वहां से नहीं आएंगे, जरूरी नहीं है स्पेसिफिकली डोमेन का क्वेश्चन आए या ना आए, जरूरी नहीं है। आईडीएफ से चलो क्वेश्चन आ जाएगा, एलसीडी से क्वेश्चन आ जाएगा, बट उन सब का कंबाइंड एप्लीकेशन इसमें होगा ही होगा। इसका कोई भी क्वेश्चन उठा लोगे और आपको जैसे मान लो कोई मोनोटोनोसिटी का आ गया, मैक्सिमम मिनिमा का आ गया, तो उसके अंदर वो चीजें ऑटोमेटिकली यूज होंगी। जैसे मान लो फिजिक्स में अपन बोलते हैं यार रिजिड बॉडी पढ़ रहे हैं, डायनामिक्स है ना, रोटेशन मोशन पढ़ रहे हैं और हमें न्यूटन लॉ नहीं आता या सेंटर ऑफ मास नहीं आता, है ना, तो हम कैसे कर पाएंगे। तो ऑब्वियसली वही चीज इसमें है कि ये चीज के लिए आपको अब तक का पार्ट आना चाहिए, ठीक है, तो उसको अच्छे से पढ़ लें। एंड दूसरी चीज, ये जो यूनिट है इसके अंदर कई सब चैप्टर्स हैं जो पढ़ेंगे, मैं थोड़ा आपको आइडिया दे दूं। तो सबसे पहले हेडिंग डालें एओडी, है ना, चैप्टर का नाम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसके अंदर जो हमें पढ़ना है बेसिकली, वो जो सब चैप्टर्स मैं एक तरह से आपको कहना चाह रहा हूं जो हमें पढ़ने हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है उसकी बात करें तो वो है टेंजेंट एंड नॉर्मल। सबसे पहला पार्ट इसमें है टेंजेंट एंड नॉर्मल। उसके बाद इसमें है मोनोटोनोसिटी, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। उसके बाद इसमें है मैक्सिमा मिनिमा। रोल्स थ्योरम और एलएमवीटी, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ये चार, ये मान लो 4 स्तंभ है इस एओडी के, है ना, चारों जबरदस्त तरीके से फुल फ्लैज में चलते हैं और अच्छे से आने चाहिए, और खुद में एक अच्छे खासे यूनिट है। चलाने को टेंजेंट नॉर्मल 15 दिन चला लो, है ना, लेकिन एक टाइम कंस्ट्रेंट देखते हुए और सारी चीजों को देखते हुए काफी बड़ा यूनिट है, तो हमें अच्छे से इसको करना है। बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो इसमें हम 1 बाय 1 इस तरह की यूनिट्स पढ़ेंगे, और बाकी एक दो छोटी मोटी चीजें और हैं विच आर इन बोर्ड्स, है ना, जो जेई से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तो रेट ऑफ चेंज है ना, एनसीईआरटी में शायद एओडी की पहली एक्सरसाइज यही होगी, और एक अप्रोक्सीमेशन एंड एरर है, वो छोटा सा है, 1 पेज का काम है। तो ये छोटी मोटी चीजें और जो विच आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, इसको अपन लास्ट में करेंगे। तो ये जो मेजर पार्ट है एओडी के अंदर हमने पढ़ना है, उसमें से आज अपन शुरू करने वाले हैं टेंजेंट एंड, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हेडिंग डालें टेंजेंट एंड नॉर्मल।
चलो तो शुरू करते हैं। तो टेंजेंट्स के बारे में अपन ने जानकारी काफी इकट्ठा कर चुके हैं। टेंजेंट क्या होता है, लिमिटिंग केस ऑफ कोड होता है, एक पॉइंट फिक्स कर दिया जाता है, दूसरा राइट साइड पे पॉइंट लेते हैं, कोड बनाते हैं, उसके लिमिटिंग केस। ये डिफरेंशिएबिलिटी में ये सब पढ़ लिया है, तो इसको मैं दोबारा मतलब एक्सप्लेन करने नहीं वाला। वो आप ऑब्वियस सी बात है कि आपने पढ़ लिया, अगर नहीं पढ़ा तो आप डिफरेंशिएबिलिटी वाले लेक्चर्स, टेंजेंट वाली वो बातें वहां देख सकते हो। तो जस्ट एक फॉर्मली अपन लिखें, इसमें हम बेसिकली, इसमें जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ फंक्शंस की बात करेंगे इस चैप्टर में, हम टेंजेंट एंड नॉर्मल फॉर कर्व्स की बात करेंगे, है ना। कोई भी कर्व हो सकती है वो, दैट मे बी फंक्शन और मे नॉट बी फंक्शन, है ना। तो सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जिसको मैं पूरे चैप्टर में लिखूंगा शॉर्ट में ईओटी, टू कर्व एट x1, y1, एक पॉइंट x1, y1, है ना। तो मान लो कोई कर्व है ना, ऐसे ही fx y भी हो सकता है, fxy कोई कर्व है, लेकिन अपन फंक्शन बात कर रहे हैं तो अभी चलो फंक्शन लिख लो, बट इन जनरल कर्व के लिए वैलिड है इस चैप्टर के अंदर। ये पॉइंट है कोई x1, y1, तो इस पे जो टेंजेंट होगी वो ये होगी, और जो नॉर्मल होगी वो ये होगी, ये होगी इस पे नॉर्मल, और ये होगी इस पे टेंजेंट। तो टेंजेंट की इक्वेशन देखो, कोई भी लाइन की इक्वेशन के लिए आपको क्या चाहिए होता है, दो चीजें चाहिए होती हैं, एक पॉइंट और एक स्लोप। पॉइंट आपको दे रखा है x1, y1, और इस पॉइंट पे इसकी जो स्लोप है, स्लोप वो बच्चा जानता है पिछले चैप्टर से, दैट इज f डैश x1 या dy बाय dx एट x बराबर x1। हाँ भाई सही है, मतलब एट x बराबर एट x1, y1, इस पॉइंट पे इसकी स्लोप बता दो भैया। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, y माइनस y1 बराबर स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस x1, y2 माइनस y1 बराबर x2 माइनस m टाइम्स x माइनस x1। ये एक फॉर्म इक्वेशन होती है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है, स्ट्रेट लाइन में आपने पढ़ा होगा लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, y माइनस y1 इंटू dy बाय dx एट x1, y1 इंटू x माइनस x1। ऐसी अब मैं बोलूं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी भाई, ये पॉइंट है, ये लाइन इसी पॉइंट से पास कर रही है, तो y माइनस y1 बराबर स्लोप ऑफ क्या आएगा, नॉर्मल, और x माइनस x1। अब आपको पता है दो लाइनें जब परपेंडिकुलर होती हैं, है ना, इसको नॉर्मल बोलते हैं। टेंजेंट पे पॉइंट, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, और टेंजेंट पे, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसको नॉर्मल बोलते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब आपको भी पता है अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल का प्रोडक्ट बराबर -1 होगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या लिख सकते हो, -1 अपॉन m टेंजेंट। ये आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा हुआ, दो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो आप mn की जगह क्या लिख सकते हो, -1 अपॉन mt x माइनस x1। तो dy बाय dx नीचे आएगा, उसको आप dx बाय dy भी लिख सकते हो, ठीक है ना। चाहे तो इसको 1 अपॉन dy बाय dx लिख लो x माइनस x1, या इसको माइनस dx अपॉन dy लिख लो एट x1, y1 इंटू x माइनस x1, जैसे मर्जी लिख लो। तो बेसिकली कोई भी कर्व के लिए ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको समझ में आ गई। हाँ जी, क्लियर है सबको? यस सर। छाप लो। छाप लिया तो मिटा दें? यस सर। ठीक है। अब इसी में देखो, मान लो पैरामेट्रिक फॉर्म दे दे वो सेकंड पॉइंट,
कि कर्व की इक्वेशन सीधा नहीं दी उसने, पैरामेट्रिक फॉर्म दी है। पैरामेट्रिक फॉर्म दी है मतलब x को फंक्शन दिया एक एफ टी का और y को एक फंक्शन दिया है मान लो जी टी, इस तरह। अब आपसे कोई कर्व है उस पे x1 y1 पे अगर मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछूं तो अगेन बेसिक तो वही रहेगा कि y माइनस y1, या मान लो वो पूछेगा कि एट t बराबर t1 पे बताओ, तो t बराबर t1 इसमें रखोगे तो y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा gt1, और इधर से x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा x माइनस f की जगह, f में t की जगह t1 रखोगे x1, और इधर क्या आएगा dy बाय dx। dy बाय dx को आप पैरामीटर पे कैसे लिखते हो, dy बाय dt अपॉन dx बाय dt एट x बराबर t इंटू x माइनस f t1 और बराबर में y माइनस g t1। ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी। भाई ये क्या लिखा है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखा है, आपको पता है dy बाय dx क्या होता है, dy बाय dt अपॉन dx बाय dt एट t बराबर t1, मतलब जो भी इसमें कहा जाएगा पॉइंट, फलाना पॉइंट। और अगर मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करूंगा तो वो हो जाएगी आपकी y माइनस जी टी वन बराबर स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू एक्स माइनस एफ टी वन, और स्लोप ऑफ नॉर्मल को लिख सकते हो 1 स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस ऑफ, इसका उल्टा यहाँ टांग देना। हाँ जी सही है, एकदम बेसिक सी चीज है जो हम डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन दोनों ही चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं, उसी को जस्ट लिखा है मैंने फॉर्मली कि हाँ भाई लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 बराबर स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स, स्लोप ऐसी होती है। ठीक है, यस सर। ठीक, लिख लो इसको। हाँ जी चलें आगे थर्ड पॉइंट पे। यस सर। ठीक है, थर्ड पॉइंट में कुछ नहीं है, ये जस्ट हम डिफरेंशिएबिलिटी में पूरी प्रोसेस करके आ चुके हैं, तो जस्ट उसको मैं आपके सामने दोबारा लिख रहा हूं कि हाँ ऐसा ना हो कि आपके दिमाग में लगे कि वो चीज तो डिफरेंशिएबिलिटी में ही थी, इस चैप्टर में नहीं है। दोबारा से बेसिक डी वाई बाई डी एक्स आप पढ़ के आ चुके हो क्या होता है। तो अगेन कि इफ एट x1 y1 dy by dx is undefined, भाई आप तो सीधा dy by dx निकालते हो, उसमें वैल्यू रखते हो, मान लो वो अनडिफाइंड आ गया तो आपको पता है ना क्या करना है। भाई दो तरीके हैं आपके पास, मेथड वन तो क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल से आप डिफरेंशिएट करो। फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब f डैश a बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। ये तो आपको कभी धोखा देगा ही नहीं, ये तो आप हमेशा ही लगा सकते हो जब भी वो अनडिफाइंड आए। या मेथड टू अपने पास क्या था, शॉर्टकट क्या था, डायरेक्ट dy बाय dx निकाल के बातें करना। dy बाय dx निकाल के बातें करना मतलब कि अनडिफाइंड आ गया तो सर dy बाय dx तो निकाला ना पहले, तभी तो अनडिफाइंड आया। अरे तो क्या हो गया, अनडिफाइंड आ गया तो उसकी लिमिट निकाल लो, है ना। तो dy बाय dx फाइंड एंड इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू a dy बाय dx, ये हम करते हैं। अब इसमें अगेन आपको पता है क्या क्या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, हो सकता है LHL मतलब RHL, इसकी LHL RHL a प्लस a माइनस, है ना, मतलब मैं कहना चाह रहा हूं f डैश a माइनस और f डैश a प्लस बोथ इक्वल, देन वी से f dash a exist and equal to that limit, है ना। ये बात मैं बता चुका हूं वहां, दोबारा बता रहा हूं आपको। और अगर मान लो LHL RHL बराबर ना आए तो आप क्या बोलोगे, f dash a does not exist। अगर मान लो दोनों प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी को चले जाए तो आप क्या बोलोगे, f dash a does not exist। और अगर वो फ्लक्चुएटिंग आ गया तो अगेन क्या करोगे, अप्लाई मेथड वन, तब इससे दिया हुआ रिजल्ट आपका सही नहीं होगा। याद है ना वो क्वेश्चन x स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स वाला,
हाँ जी, जिन्होंने डिफरेंशिएबिलिटी अच्छे से पढ़ी है उन्हें याद होगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x। अगर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके उसमें वैल्यू रखते हो 0 पे तो वो dy/dx फ्लक्चुएटिंग आ जाता है, तो वहां से हम आंसर ये नहीं दे सकते कि ये डज नॉट एग्जिस्ट, तो हम बेसिक से जाएंगे। हाँ, अगर इन्फिनिटी चला गया दोनों या माइनस इन्फिनिटी तो हम बोल देते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। दोनों बराबर LHR चल रही है तो भी डज नॉट एग्जिस्ट, वैल्यू आ गई तो उसकी वैल्यू आ गई। लेकिन अगर कुछ नहीं आया तो बेसिक मेथड। और ये भी आपको पता है ये वैलिड तभी था जब कॉन्टिन्यूस होता था फंक्शन, है ना। ठंड लग रही है। इफ कॉन्टिन्यूस, हाँ जी, कौन है ये? अरे पागल हो गया? चलो आराम से पढ़ लो, जिसको नहीं पढ़ना वो क्विट कर सकता है, जोर जबरदस्ती नहीं है किसी के साथ। ठीक है जी, ये क्लियर है सबको, ये याद होगा सबको, ये हमने पहले भी बताया, अब दोबारा बता रहे हैं कि ऐसा ना हो कि जोश जोश में तुमने dy/dx निकाला और वो मान लो 0/0 फॉर्म आ गया, तुमने सीधा बोल दिया डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा नहीं होता है। तो आपको पता है वो 0/0 फॉर्म है तो उसकी लिमिट निकालोगे, या तो LHR दोनों बराबर आ गई मतलब वो वैल्यू आ गई उसकी, या वो इन्फिनिटी चला गया, दोनों माइनस इन्फिनिटी चला गया, या फिर तो अपन बोलेंगे वर्टिकल टेंजेंट आ गई। ठीक है ना, इस केस में अपन क्या बोलते थे, वर्टिकल टेंजेंट आ गई। ये आपको बता चुका हूं मैं। LHR तो दोनों बराबर नहीं है तो हम बोलते हैं दो टेंजेंट आ रही है मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब f डैश डज नॉट एग्जिस्ट है। अगर फ्लक्चुएटिंग आ गया तो ये मेथड नहीं वैलिड है, तो बेसिक से जाओ, या पहले बेसिक से जाओ, ये सब लफड़ों में पढ़ो ही मत, है ना, वो आपकी इच्छा है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। ये सब कब है, जब dy/dx की वैल्यू उसमें रखने पे नहीं आती है। ठीक है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं, तो दोबारा से बस आपको बताया कि dy/dx का ये सब खेल रहते हैं। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक, मिटा दूं ये इधर वाला? यस सर। यस सर। ठीक है जी, तो आई होप अभी तक मैंने कोई नई बात नहीं करी है, जो हम डिफरेंशिएशन में पढ़ के आ चुके हैं वही बताया है कि dy/dx कैसे निकालना है, उसके बाद वो पॉइंट स्लोप आ गई तो उसकी इक्वेशन कैसे लिखनी है, नॉर्मल की इक्वेशन कैसे लिखनी है, सिंपल सी बात करिए। नाउ फोर्थ पॉइंट कि इफ dy/dx बराबर क्या आ गया, 0 आ गया, देन टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल, टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल। इसमें ऑब्वियस सी बात है, कोई नई बात तो है नहीं। एंड नॉर्मल इज वर्टिकल, नॉर्मल इज वर्टिकल। तो उस केस में कैसा सीन होगा, ऐसा सीन होगा कि ये फंक्शन है, ये x1 पे टेंजेंट ऐसे है, नॉर्मल ऐसे। अब आपको भी पता है हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन में जब स्लोप 0 आ जाएगी तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, y बराबर y1 हो जाएगी। और इसकी इक्वेशन जब लिखना चाहोगे, अगर मैंने जो पहली लाइन में लिखाई है वहां से देखोगे तो फिर कुछ बच्चों को दर्द होगा, उनको दर्द होगा सर y माइनस y1 बराबर -1 अपॉन dy/dx इंटू x माइनस x1। तो वो बोलेंगे सर यहाँ तो -1/0 आ गया, तो ये नॉट डिफाइंड हो गया। तो आपको स्ट्रेट लाइन अगर याद हो तो स्ट्रेट लाइन में ये पढ़ाया जाता है कि ये जो इक्वेशन होती है y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1, ये तभी तो वैलिड होती है जब m डिफाइंड होगा। अब इस केस में 1/0 डिफाइंड ही नहीं है तो ये इक्वेशन भी वैलिड नहीं है। और खड़ी लाइन की इक्वेशन सब जानते हैं क्या होती है, वर्टिकल लाइन की x बराबर x1, तो उस केस में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगी x बराबर x1। या आप इसी से अगर पिक्चर दिमाग में बिठाना चाहते हो तो आप ऐसे बिठा सकते हो कि 0 को उधर भेज दिया, हालांकि ये चीज सही नहीं है बट एक याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाह रहा हूं मैं कि नीचे dy/dx 0 आ गया मतलब इसको इधर भेज दिया तो इधर वाला 0 हो गया तो x बराबर x1 आ गया। ये तो एक वो हो गया मतलब दिमाग में बिठाने वाली बात। बाकी अंडरस्टैंड करने वाली बात तो सिंपल सी ये है, आपको भी पता dy/dx 0 मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, तो उसके जो परपेंडिकुलर लाइन है वो खड़ी लाइन आएगी। और खड़ी लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x बराबर x1 होती है कि नहीं होती है। तो उस केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल ये आएगी। कोई बच्चा इसमें रख के ये ना सोचे कि उसकी इक्वेशन ही नहीं आएगी, क्योंकि ये हमने पढ़ा होता है स्ट्रेट लाइन में कि लाइन जो वर्टिकल लाइन होती है लाइन तो होती ही है बट उसकी स्लोप डिफाइंड नहीं होती है। एंगल तो 90 डिग्री होता ही है, यही हमने टेंजेंट इसमें पढ़ा था डिफरेंशिएबिलिटी में कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी टेंजेंट नहीं है।
भाई ये टेंजेंट है, मतलब इस केस में तो ये नॉर्मल है, मतलब एक बात कर रहे हैं, मान लो ऐसा केस हो जाता, टेंजेंट ऐसी हो जाती, तो टेंजेंट तो है ही पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिए बस, हॉरिजॉन्टल की इक्वेशन y बराबर y1, वर्टिकल की इक्वेशन x बराबर x1। और इसी का एक मैं दूसरा केस लूं, ये मान लो ए केस था, अगर मैं बोलूं इफ dy by dx इज इंफिनिटी, है ना, या माइनस इंफिनिटी, या मैं बोलूं dx by dy 0 हो जाए, एक ही बात है अभी भाई, dy by dx इंफिनिटी बोल दो या वरना dx by dy 0 बोल दो, एक ही बात है, समझ में आ रही है। यस सर। तो उस केस में टेंजेंट क्या होगी, वर्टिकल होगी कि नहीं होगी, और नॉर्मल क्या होगी, हॉरिजॉन्टल होगी, नॉर्मल क्या होगी, हॉरिजॉन्टल। तो उस केस में सीन ऐसा होगा, ये टेंजेंट है आपकी किसी पॉइंट पे x1 पे, और ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये टेंजेंट है। तो उस केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा भाई, x बराबर x1, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, y बराबर y1, ठीक है ना। उसमें सीधा अपन को ये लगाना है, उस वो लाइन की इक्वेशनों में रखने मत बैठ जाना, क्लियर है। यस सर। चलो ठीक है, तो ये भी कोई नई बात नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन आप पढ़ते आ रहे हो, आपको पता है खड़ी लाइन की इक्वेशन y में भाई dy by dx 0 है तो टेंजेंट u है, नॉर्मल u है, और अगर dy by dx इंफिनिटी है तो टेंजेंट u है, नॉर्मल u है। तो इसकी इक्वेशन x बराबर x और इसकी इक्वेशन y बराबर y, ठीक है जी, बता दें इसे। यस सर। ठीक, ठीक है, एक दो तीन पॉइंट और है स्ट्रेट लाइन के, जो मैं थोड़े रिकॉल कराना चाहूंगा, उसको नोट्स की तरह अपन लिख लें यहाँ, है ना। तो नोट 1 ये लिख लें कि जैसे मान लो पूरे क्वेश्चन चैप्टर के अंदर, पूरे चैप्टर की बात बता रहा हूँ, पूरे चैप्टर में वो बोलेगा कि अ टेंजेंट इज ड्रॉन एट पॉइंट ए ऑन दिस कर्व, ठीक है ना, टेंजेंट इज ड्रॉन एट ए ऑन दिस कर्व। तो एट ए बोलने का मतलब क्या है कि वो पॉइंट ए कर्व के ऊपर है और वही पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है। ये बात समझ में आती है कि अगर मैं कहूं टेंजेंट इज ड्रॉन एट ए टू द कर्व y बराबर एफ एक्स, तो आपको ये सीन समझ में आता है कि इसका मतलब है कि कर्व के ऊपर कोई पॉइंट ए है और यही पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है। तो आप क्वेश्चन में क्या करोगे, इस पॉइंट को मानोगे x1, y1, अगर वो नहीं दिया तो, है ना। सो लेट ए x1, fx1 या y1, तो उसके बाद आप इस पे नोट जो है वो ये है कि ये x1, y1 ही ले लिया, x1, y1, देन सेटिस्फाई इट इन द कर्व, satisfy it in the curve to get equation, to get a equation, है ना। ये फंडे हैं जो क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएंगे। मतलब आप ये ध्यान रखिए, आपने कभी भी पॉइंट माना कर्व के ऊपर जिस पर टेंजेंट बनाई गई है, तो आप अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लोगे वो एक अलग बात है, लेकिन वो पॉइंट कर्व के ऊपर भी तो लाई कर रहा है, तो वो कर्व को सेटिस्फाई भी करेगा। तो आपको ये इक्वेशन लिखनी चाहिए उसको उसमें सेटिस्फाई करवा के, इसको भूलना नहीं है, ठीक है जी। दूसरी चीज, अगर मैं बोलूं कि लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्स एक्सिस या इंटरसेप्ट विद एक्सिस, दोनों अक्षों से, है ना, बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस। मैं बोल रहा हूं इफ द लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्सिस, तो उसका क्या मतलब होता है, क्या इंटरप्रिटेशन करते हो इससे आप। 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ा होगा तो आपको ये याद होना चाहिए। इससे क्या जजमेंट पास कर सकते हो आप, Slope will be -1 स्लोप विल बी or +1. और +1, ये कौन था, माइनस, सर +1 पे इक्वल थोड़ी आएंगे, मतलब नेट साइन डिफरेंट आएगा। देखो चलो -1 है। जो भी था, आपको भावनाओं को समझो कि इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब, इंटरसेप्ट पता क्या होता है,
इंटरसेप्ट होता है, जैसे मान लो मैं बोलता हूं ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो उसमें अगर y को 0 रखोगे आप, y को 0 रखोगे तो लाइन यहां कट करेगी, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट, दैट मे बी पॉजिटिव दैट मे बी नेगेटिव। तो लाइन मान लो ऐसी है, आपको वो कह रहा है इंटरसेप्ट बराबर होने चाहिए, मतलब या तो वो दोनों पॉजिटिव होंगे, ये इंटरसेप्ट भी k है और ये इंटरसेप्ट भी k है, या वो दोनों नेगेटिव होंगे कि ये इंटरसेप्ट भी माइनस k है और ये इंटरसेप्ट भी माइनस k है। बात समझ में आ रही है? तो इंटरसेप्ट विद एक्स एक्सिस का मतलब एक ही है कि उसकी जो स्लोप है वो -1 है, 1 नहीं है। लेकिन अगर वो बोले लाइन मेक्स लेंथ ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट विद एक्सिस, तो फिर ये भी चलेगा, जिसमें एक इंटरसेप्ट तो k है और एक इंटरसेप्ट -k है, क्योंकि लेंथ बराबर है ना अल्टीमेटली। हाँ जी, ये बात समझ में आ रही है आपको कि इसके अंदर लेंथ बराबर है। Yes, तो ये दो लाइनें भी चलेंगी, ये दो लाइनें चलेंगी, मतलब उसमें ये भी चलेगी ये भी चलेगी, तो उसका मतलब है कि स्लोप बराबर +-1 दोनों लोग हैं, ठीक है ना। तो अगर वो क्वेश्चन में ये वर्डिंग यूज करता है कि टेंजेंट मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद एक्सिस, इट मींस द स्लोप हैज टू बी -1, एंड इफ ही सेज कि लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट्स आर इक्वल देन द स्लोप मे बी 1 और मे बी -1, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना है। ये स्ट्रेट लाइन में है तो मैं याद करा दूं। एक छोटा सा टर्म और होता है, किसी बच्चे को याद है कि इनिशियल कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन आपने 11th में पढ़ा, टर्म्स बता रहा हूं, टर्म्स। कभी कभी क्या होता है, हमें सब आता है, क्वेश्चन भी आता है, बस हमें ये मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है वो पूछ क्या रहा है, और उससे एक शब्द की वजह से अपनी कहानी अटक जाती है। भाई एब्सिसा पता है आपको क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट होता है। ऑर्डिनेट क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट होता है। लेकिन इनिशियल ऑर्डिनेट होता है, इनिशियल ऑर्डिनेट, है ना। कोई भी लाइन वाई एक्सिस को जहां काटती है ना, तो ये जो है ना, ये जो लेंथ है वाई, ये दिस इज कॉल्ड इनिशियल ऑर्डिनेट। मतलब x बराबर 0 रखने पे जो y कोऑर्डिनेट आता है दैट इज कॉल्ड इनिशियल ऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे 2-3 टर्म्स हैं, बिकॉज इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स भी बनेंगे इस चैप्टर में। मोस्टली सारे जो इसमें प्रॉब्लम्स आएंगे वो वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे। सो आपको उसको पढ़ के समझना है एग्जैक्टली वो किसकी बारे में क्या बात कर रहा है ना। तो ये जो इक्का दुक्का छोटी छोटी चीजें हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, तो बस ये मैंने एज अ नोट लिखा दी, बाकी तो अपन प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आएगा। इन जनरल थ्योरी नाम पे कुछ ज्यादा चीज है ही नहीं इसमें। टेंजेंट नॉर्मल में अभी तक मैंने क्या बताया, टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? y माइनस वाई बराबर स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स। स्लोप क्या होता है? dy बाई dx। dy बाई dx अगर पैरामीट्रिक है तो dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। स्लोप अनडिफाइंड है तो उसकी लिमिट निकालो, लिमिट अगर वैल्यू आ गई तो ठीक है, नहीं है इन्फिनिटी आ गई तो ठीक है, वर्टिकल टेंजेंट आ गई। अगर दोनों अलग आ गई तो डज नॉट एग्जिस्ट आ गई, फ्लक्चुएटिंग आ गई तो बेसिक से निकाल लो, ठीक है ना। ये सब बातें हम कर चुके हैं। उसके बाद ये इक्का दुक्का बातें हैं कि जैसे पॉइंट मानोगे तो उसको सेटिस्फाई करवा दो एक इक्वेशन ऑब्टेन करने के लिए, और ये छोटी छोटी दो चीज, ठीक है जी। तो आई होप दिस इज क्लियर। चले आगे। कोई परेशानी है किसी को तो कुछ पूछना है तो पूछ ले, नहीं तो अपन बस इलस्ट्रेशंस करते हैं कुछ इस पे। हाँ भाई, हाँ ना कुछ बोलो, मिटाऊं ना मिटाऊं क्या करें, वेट करें, yes, sir. मिटा दें? Yes, sir. चलो हाँ जी। तो लिखे क्वेश्चन 1, स्लोप ऑफ टेंजेंट को मैं ऐसे ही लिखूंगा ना शॉर्ट में, m नीचे t, ताकि वो थोड़ा बहुत अपना टाइम बच जाए। स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखने के बजाय mt फॉर 2y² बराबर ax² प्लस b एट -1, is -1, find a and b। ठीक है जी। तो ये कर्व है, ये फंक्शन नहीं है, आपको भी दिख रहा है। y बराबर करोगे प्लस माइनस दो फंक्शन आएंगे, दिस इज कर्व, लेकिन अपना फंडा वैलिड है।
तो कर्व है, हमें नहीं पता, ग्राफ जानने का कोई मतलब नहीं, नॉर्मल कर्व है, ठीक है। तो कोई कर्व है, उसके ऊपर पॉइंट है, क्या कह रहा है, एट लिखा है, देखो ध्यान से देखना, ये जो शब्दों का खेल है इस पूरे चैप्टर में, आगे जाके बताऊंगा कि एट ना लिखा हो तो क्या होगा, है ना। अभी के लिए तो एट देखो, तो ये -1,1 इसके ऊपर आएगा, मतलब पॉइंट, इस पॉइंट को मैंने ए बोल दिया। तो मैंने पहले बताया था, तुरंत एक चीज भूलना मत कि जैसे ही आपने पॉइंट इस पे रखा तो उसको कर्व के अंदर डाल देना, क्योंकि वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसलिए क्योंकि ए विल सेटिस्फाई द कर्व, तो क्या आएगा 2 × 1 बराबर a × 1 + b। तो a + b वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, एक इक्वेशन आ गई अपनी। और दूसरा इसने क्या दे रखा है कि इस पे जो स्लोप है उसकी जो टेंजेंट है, टेंजेंट की जो स्लोप है वो -1 है, तो y डैश एट -1,1 कितना है, -1। स्लोप निकाल लो, तो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन मतलब सीधा कर दो मुंह फाड़ के, तो 4 × y × y डैश, पहले y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, 2y आगे आएगा, 2 × 2 4y × y डैश बराबर 2ax + b का 0 हो गया। अब इसके अंदर क्या रख दो, वैल्यू रख दो, तो y की जगह क्या रखोगे 1, तो 4 × 1 बराबर 2 × ax की जगह -1, और y डैश कितना दे रखा है आपको, -1, तो 4 × 1 × -1 बराबर 2 × a × -1। तो यहां से क्या आ गया, 2a बराबर 4 आ गया, तो a की जगह कितना आ गया, 2 आ गया, a की जगह 2 आ गया, तो यहां से b बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। तो कुछ लोग क्या करते हैं, ये भूल जाते हैं, मतलब अनइंटेंशनली, बस दिमाग में नहीं रहता या कि ये उसमें डालना था, इसलिए मैंने उसको नोट बना के लिख दिया ताकि आप ध्यान रखें। तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल आगे और भी, ठीक है। आज अपन थोड़े सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन ही करेंगे। तो पहले आप ये बता दीजिए, इसमें कोई दिक्कत किसी को? चलो, तो नेक्स्ट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल फॉर y बराबर x² - mod x एट x बराबर -2। तो देखो, पूरा फंक्शन डिफाइन करने की जरूरत है क्या आपको? भाई आपको -2 पे पूछा, -2 के आस पड़ोस में देख लो बस भाई, क्योंकि -2 पे पूछा है तो जो mod x है वो नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? हाँ भाई, -2 पे mod x माइनस होगा, तो ये खुलेगा x² - प्लस x का मोड। अब -2 पे ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा तो मोड सीधा खुल जाएगा। तो y बराबर क्या आ गया, x² + x। ये फंक्शन आ गया आपका -2 के नेबरहुड में, है ना। मेरे को बस उसी पॉइंट से मतलब है। तो -2 के नेबरहुड में ये आ गया, तो y डैश कितना आ गया, 2x + 1, -2 रखोगे तो y डैश कितना आ गया, -4 + 1, -3 आ गया। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ गया, 1/3 आ गया। अभी यस सर। बस स्लोप ऑफ टेंजेंट एट y बराबर mod x - 2 एट x बराबर 2। बोलो भाई। सर ये तो डिफरेंशिएबल नहीं है। बस खत्म, है ना। तो मैं इसीलिए ले रहा था कि आपका फ्लो नहीं टूटना चाहिए, ये नहीं कि हम टेंजेंट नॉर्मल पढ़ रहे हैं तो बेसिक भूल जाएंगे। भाई सीधी सी बात है, ये 2 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, चोंच है,
नॉट डिफरेंशिएबल है तो f डैश x डज नॉट f डैश 2 डज नॉट एग्जिस्ट, खत्म बात। और अगर बेसिक से जाते तो दो प्लस और माइनस पे डेफिनेशन खोलते, उधर x माइनस 2 खुलती, इधर x माइनस 2 खुलती, माइनस 2 माइनस x, कंटिन्यूटी देखते, कंटिन्यूटी का डिफरेंशिएशन मेथड लगाते, LHS RHL निकालते, f डैश का वो अलग अलग आ जाता 1 माइनस 1 तो डज नॉट एग्जिस्ट आ जाता। ठीक है ना, बट ये तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना रटा रटाया फंक्शन है, इसलिए हमने डायरेक्ट ही बोल दिया। ठीक है जी। x दे रखा है आपको t² प्लस 3t माइनस 8, y दे रखा है 2t² माइनस 2t माइनस 5, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट 2, माइनस 1। हाँ भाई, तो देखो अब इसमें पैरामेट्रिक फॉर्म में दे दिया x और y, फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछ रहा है एट फलाना पॉइंट, तो इसका क्या मतलब हुआ, t की दो वैल्यू दे दी क्या आपको, भाई इसका क्या मतलब हुआ, ये है कि x कोऑर्डिनेट जो है पॉइंट का, जैसे मान लो एक कर्व है, कर्व के ऊपर एक पॉइंट है x1, y1, उस पे जो टेंजेंट है, आपको उस टेंजेंट की स्लोप तो पूछी है, बट इक्वेशन तो पैरामीटर में दी है और आपको पॉइंट कोड उसमें दिया है एक्स वाई में, पैरामेट्रिक फॉर्म में नहीं दिया। भाई ये नहीं बोला t बराबर 2 पे वैल्यू निकाल दो, t बराबर 2 पे निकाल देते फिर तो dy बाई dt dx बाई dt खड़ा करके निकाल लेते। अब इसके दो तरीके हैं, या तो इन दो इक्वेशनों से t को एलिमिनेट करो, फंक्शन लेके आओ, मतलब y और x का जो भी है, फिर उसको डिफरेंशिएट करो, उसमें पॉइंट रखो तो dy बाई dx आ जाएगा, पॉइंट पता है तो टेंजेंट आ जाएगी, और वैसे भी स्लोप ही पूछी है तो बस dy बाई dx निकालना है, पर्पस तो ये है। तो हम इतना लेंथी क्यों जाएंगे कि एलिमिनेट करेंगे, हम बल्कि इस पॉइंट से उल्टा पता कर लेंगे कि t क्या है, t पता चल गया dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dt बाई dx बाई dt, तो उसमें t रख देंगे। सारा खेल यही तो है कि अगर मैं पूछूं स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, तो वो है dy बाई dx एट 2, माइनस 1, और मैं कहूंगा dy बाई dx तो पैरामेट्रिक है, तो dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, और dy बाई dt करूंगा तो क्या आएगा 4t माइनस 2 अपॉन 2t प्लस 3। अब इसके अंदर 2 और माइनस 1 थोड़ी रख सकते हो, इसके अंदर तो एट t बराबर t1 रखना पड़ेगा, वो t1 क्या है वो निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको पॉइंट दे रखा है कि x कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, और वो किसके बराबर है t1 स्क्वायर प्लस 3t1 माइनस 8। तो देखो यहां से सॉल्व करा तो t1 स्क्वायर प्लस 3t1 माइनस 10 बराबर 0, तो t1 माइनस 5 प्लस 5 इंटू t1 माइनस 2, ये आ गया, यहां से दो वैल्यू आ गई t1 की, या तो 2 या माइनस 5। हाँ भाई, ऐसी y1 कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है माइनस 1, और वो किसके बराबर होगा, वहां t रखोगे उसमें 2t1 स्क्वायर माइनस 2t1 माइनस 5 बराबर, तो देखो यहां से 2t1 का स्क्वायर माइनस 2t1 माइनस 4 बराबर 0, तो यहां से t1 स्क्वायर माइनस 2t1 सॉरी माइनस t1 माइनस 2 बराबर 0, तो यहां से आ गया t1 माइनस 2 इंटू t1 प्लस 1 बराबर 0। तो देखो अगेन क्या आएगी, t1 की वैल्यू माइनस 1 और 2 आएगी। हाँ भाई, तो यहाँ t1 कौन सा रखें, 3 रख दें क्या, 2 माइनस 1 माइनस 5 सभी रख दें क्या, 2 रखेंगे। क्यों, क्योंकि 2 एक ऐसा t1 है जिसके लिए x1 2 हो रहा है और y1 माइनस 1 हो रहा है, ठीक है ना, कॉमन लेंगे कॉमन, तो t1 की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, तो इसमें 2 रख दो, तो 4 इंटू 2 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 2 प्लस 3, तो नीचे 4 प्लस 3 7, 8 माइनस 2 6, ये आपका आंसर आ गया। सही है, एकदम छोटे छोटे चिल्लर क्लास क्वेश्चन है, एकदम फंडामेंटल एनसीईआरटी टाइप के, कि हाँ देखो शुरू में ये हो रहा है ये हो रहा है। हालांकि एक बात बताऊं मैं आपको, भाई अपन कई बार बहुत मजाक उड़ाते हैं एनसीईआरटी का, है ना, मजाक क्या मतलब प्रैक्टिकल सी बात है, अपन कई बार बोलते हैं कि यार देखो फंक्शन में एनसीईआरटी में कुछ है नहीं, या 11th की मैथ्स में देखोगे कोनिक के नाम पे कुछ नहीं दे रखा, क्वाड्रेटिक के नाम पे कुछ नहीं दे रखा, तो बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जहां पे एंट्रेंस लेवल में जो चीजें आती हैं बट एनसीईआरटी में उसके लेवल के सामने कुछ ही नहीं दे रखा। लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें एनसीईआरटी में भी धमाका कर रखा है, मतलब
कुछ बच्चे गरीब ऐसे बच्चे मिल जाएंगे आपको, वो कहेंगे हमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे इस चैप्टर के, इतनी टफ लग रही है मैथ्स में, है ना। कुछ चैप्टर्स अच्छे हैं, तो उन अच्छे चैप्टर्स में से वन ऑफ द चैप्टर है एओडी। एओडी में आपको जो प्रॉब्लम्स मिलेंगे ना एनसीईआरटी में, अच्छे कुछ प्रॉब्लम्स तो बहुत अच्छे मिलेंगे, खास करके जब लास्ट में मैक्सिमा मिनिमा के वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे, है ना। धुएं निकाल देगा वो, बड़े बड़े धुएं निकल जाते हैं, क्या क्या करें, 2-2 पन्ने के सोल्यूशन होते हैं। तो अल्टीमेटली अब शुरू से बांध के चले, पूरा एक माहौल बना के चलना पड़ेगा। टेंजेंट, नॉर्मल, मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमम, एक बड़ा यूनिट है, लंबा टाइम लगेगा, और टाइम को देखते हुए, सारी चीजों को देखते हुए हमें प्रैक्टिस भी करनी है, चीजें भी सीखनी है और कंप्लीट भी करना है टाइमली। तो ये तो अभी शुरू के छोटे छोटे पटाखे हैं, है ना, फुलझड़ियां हैं ये तो। समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत? सर ठीक, तो मिटा दिया जाए इसको, लिख लिया तो? यस सर। If tangent is parallel to x-axis to curve at t, to curve x बराबर टी स्क्वायर माइनस टी एंड y बराबर टी स्क्वायर माइनस 2t, then find t. Find slope of normal to curve y बराबर माइनस रूट एक्स प्लस 2 at its point of intersection। इसको ऐसे लिखना शॉर्ट में, मींस इंटरसेक्शन, है ना, at its point of intersection with y बराबर tan of tan inverse x। At what points tangent to y बराबर cos of x plus y is parallel to line x plus 2y बराबर 0, where x given minus 2 pi to 2 pi। चलो एक बार ये 2-3 क्वेश्चन करते हैं। तो पहले में क्या कह रहा है भाई, टेंजेंट पैरेलल है, पैरेलल है मतलब खट से क्या कर दो, dy by dx 0 कर दो, ठीक है ना, dy by dx 0 कर दो, और कुछ नहीं करना आपको। तो dy by dx क्या होता है, लिख लेना ये छोटी छोटी बातें, क्योंकि टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, हालांकि ये मैंने नोट में लिखा दी है, हॉरिजॉन्टल है, इसलिए dy by dx बराबर 0। और dy by dx क्या है, dy by dt अपॉन dx by dt, और dy by dt क्या है, 2t माइनस 2 अपॉन 2t माइनस 1। ये 0 कब होगा, जब t बराबर 1 होगा, ठीक है जी। बस अगर पॉइंट पूछे पॉइंट क्या है, तो पॉइंट भी बता सकते हो, x तो 0 आ जाएगा और y माइनस 1 आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा। जिस पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊं इस कर्व के ऊपर, तो उस पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल बनेगी, ठीक है जी। फाइंड स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व at its point of intersection with this, ठीक है ना, समझ लो। बट वो घुमा घुमा के देगा, वो बोलेगा जैसे एक कर्व है, ये कर्व है, y बराबर माइनस रूट एक्स प्लस 2, इसके किसी पॉइंट पे नॉर्मल की स्लोप पूछी है। मान लो कोई पॉइंट है, उस पे टेंजेंट होगी और उस पे जो नॉर्मल होगी, उस नॉर्मल की स्लोप पूछी है। पर वो जो पॉइंट है, पॉइंट, उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है कि वो पॉइंट है जो इस कर्व को इस कर्व से कट करता है। एट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद दिस कर्व, मतलब ये दूसरी कर्व है,
y बराबर tan ऑफ tan इनवर्स x। तो ये जहां मिलते हैं ना, उस पॉइंट के ऊपर इसकी स्लोप निकालनी है। तो अगर पॉइंट मिल गया तो dy बाई dx आ गया, तो टेंजेंट आ गई, टेंजेंट आ गई तो रेसिप्रोकल करके नेगेटिव करके तो नेगेटिव स्लोप आ गई। अल्टीमेटली फर्स्ट गोल क्या है? यू हैव टू फाइंड दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड फॉर दैट यू हैव टू सॉल्व दीज टू कर्व्स। ये बात समझ में आती है? Yes, sir. अब आपको पता है कि tan ऑफ tan इनवर्स x तो आंखों का धोखा है, ये तो x होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। सही है भाई? Yes, sir. नाउ सॉल्व y प्लस 2 बराबर माइनस रूट एक्स एंड y बराबर x, दोनों उठा के सॉल्व कर लो। तो x प्लस 2 बराबर माइनस रूट एक्स। अभी रूट शूट से बचने के लिए स्क्वायरिंग करनी पड़ती है, स्क्वायरिंग कर दी। एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x बराबर x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर नहीं 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 क्या है? सर -4.1 आएंगे। प्लस 2ab, अच्छा ये 5x आएगा, ठीक। नहीं नहीं नहीं, तो ये सही है ना, x प्लस 2 Sir, बराबर, वो y minus 2 आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये गलती होगी। तो x माइनस 2 बराबर माइनस रूट एक्स। नाउ स्क्वायरिंग, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x बराबर x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0, तो x माइनस 1 x माइनस 4 बराबर 0। तो यहां से क्या आ गया? x बराबर 1 और x बराबर 4। सही है? ठीक है। अब गरीब आदमी तो तुम्हें पता है जोश में रहता है, आप खड़ा 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 आ गया आ गया आ गया, डी मैथमेटिक्स निकाला, वैल्यू उठा ली, डाली, पटक दी और आंसर निकाल दिया ना। वो गलत हो जाएगा, मैं बता रहा हूं आपको क्यों। आप इसका डी मैथमेटिक्स निकाल दोगे, y डैश बराबर कितना आएगा? माइनस 1/2 रूट एक्स आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. ठीक है, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो 2 पॉइंट रखोगे, दोनों ही आंसर देंगे, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि ये दोनों आंसर है भी या नहीं। तो सर ऐसा क्यों लफड़ा है? पिछले में तो आपने कुछ कहा नहीं था, मतलब इससे पहले। अरे तो भैया यहाँ स्क्वायरिंग करी है ना तुमने, स्क्वायरिंग करने से एक्स्ट्रा रूट आते हैं, या फिर बेसिक ग्राफ से समझ लो भाई, दोनों के ग्राफ बना के देख लो। आपको पता है एक रूट जो आएगा ना, वो इसके दूसरे पार्ट के लिए आएगा। याद है ना आपको, y माइनस 2 बराबर माइनस रूट एक्स है, तो स्क्वायरिंग करोगे तो y माइनस 2 का स्क्वायर बराबर x आएगा। तो वो पैराबोला के 2 पार्ट आएंगे, एक इधर वाला इधर वाला, ठीक है ना। तो उसके कोरेस्पोंडिंग वाला ये मतलब आधा हिस्सा है, तो एक ही रूट आएगा, एक नहीं आएगा। चाहे तो चेक करके देख लो। देखो x बराबर 1 रखोगे, y बराबर यहां से बनाया, यहां से बनाया, तो ये तो पॉइंट है। x बराबर 4 रखोगे, यहां से y 4 आया और यहां से 0 आ गया, तो दिस पॉइंट डज नॉट सेटिस्फाई। उसका कारण ये है, आप ग्राफ से देख सकते हो। देखो मैं थोड़ा सा आपको उधर वाला पार्ट मिटा रहा हूं मैं, है ना। अगर ग्राफ से समझना चाहो तो y बराबर x वाली लाइन होती है ऐसी, ठीक है। और ये किसका ग्राफ बना रहे हो आप? y प्लस 2, तो इसको मैं y माइनस 2 का स्क्वायर बराबर x लिख सकता हूं। तो ये y स्क्वायर बराबर x वाला पैराबोला हो गया, y स्क्वायर बराबर x पैराबोला ऐसा होता है, पता है ना आपको। और उसमें ये 2 से शिफ्ट कर दिया, शिफ्ट, हाँ भाई, तो ये पैराबोला ऐसा आ गया, ऐसा। सही है? हाँ भाई, यस सर। रुको 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 रुको, x बराबर 1 और 12, हाँ सही है, सही है, सही। नहीं नहीं नहीं, y की जगह 2 शिफ्ट करा है ना यार भाई, y स्क्वायर बराबर x ऐसा होता है, लेकिन तुमने y में 2 शिफ्ट करा है तो ऊपर 2 जाएगा ना, तो ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा, ऐसा। ठीक है जी, ये ऐसा।
अब आपने जो ये वाला पार्ट लेना है वो सिर्फ इतना फंक्शन है, इतना जो कहां पे कट करेगा, सॉरी आपने जो लिया वो नीचे वाला लिया, नीचे वाला जो कहां पे कट करेगा 1 पे, ये वाला आपका पार्ट है ही नहीं, और वो दूसरे हिस्से का जो आंसर है वो 4 आ रहा है, इसलिए वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा आपके लिए। ठीक है, तो ये तो लॉजिकल रीजन है जो मैंने आपको उस टाइम पे बताया था जब सॉल्विंग इनइक्वालिटीज बाय ग्राफ बताया था, वहां पे भी मैंने एक हाफ कर्व का सर्कल का पार्ट वार लेके समझाया था 1-2 क्वेश्चन में। समझ में आया? अच्छी बात है, आना चाहिए। नहीं आया तो अभी के लिए तो आप ये बोलो दोनों उठा के वेरीफाई करके देख लिए। क्यों सर हमें कैसे समझ में आएगा वेरीफाई करना? बिकॉज आपने स्क्वायरिंग करी है, स्क्वायरिंग करने से एक्स्ट्रा रूट आ जाते हैं, बस सिंपल सी बात। ये एक रखा तो एक आ रहा दूसरा नहीं आ रहा, मतलब ये वाला वेरीफाई हो रहा है। तो x बराबर इसमें 1 रखोगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी आएगी? -½ तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी आएगी? 2 आएगी। ठीक है, अभी Yes, sir. छाप लो। बता दे। Yes, sir. Yes, sir. हाँ भाई, इसमें देखो एट व्हाट पॉइंट्स टेंजेंट टू दिस इज पैरेलल टू लाइन, तो मतलब ये कर्व है एक, जैसा भी हो उसको छोड़ो, उस पे आप तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये कर्व है, उस पे टेंजेंट है, वो जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए, और ये लाइन है x + 2y = 0। तो भैया इस लाइन की स्लोप कितनी है? -½ है, तो इस टेंजेंट की स्लोप भी कितनी होगी? -½ होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. बस, तो इसका dy/dx निकाल के क्या कर दो? -½ कर दो, तो dy/dx क्या होगा? sin ऑफ x + y इंटू इम्प्लिसिट है तो सीधा कर दो ऐसे 1 + y'। ठीक है, और तो ये क्या बन गया आपका? हाँ, तो देखो cos आपकी जो स्लोप है वो क्या दे रखी है इसने? -½ ना, तो dy/dx की जगह कितना रखोगे? -½ तो -½ बराबर साइन ऑफ x + ½ और y' की जगह कितना? -½ तो 1 - ½ अब दिख रहा है ये हाफ से हाफ कट गया, तो यहां से क्या पता? Sir, हाँ जी, sir माइनस साइन आएगा। हाँ चलो उससे कोई फर्क, लो ठीक है। तो देखो यहां से साइन ऑफ x + y की वैल्यू 1 आ गई कि नहीं आ गई? Yes, sir. अब साइन ऑफ x + y की वैल्यू 1 आ गई तो cos x + y की वैल्यू 0 आ गई कि नहीं आ गई? और cos x + y की वैल्यू 0 आ गई, मतलब कि y वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। y किसके बराबर था? cos ऑफ x + y, और x + y 0 है तो y कितना आ गया? 0 आ गया कि नहीं आ गया? अब आपको पॉइंट बताने थे तो x कोऑर्डिनेट भी बताना पड़ेगा। अब देखो y तो 0 आ ही गया, y 0 आ गया तो आपने इसमें रखा, y 0 आ गया तो इसमें रखा, तो sin x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। अब x कहां से कहां तक दे रखा है? -2π से 2π, -2π से 2π के बीच में sin 1 कब कब होता है? एक तो π/2 पे होता है और एक -3π/2 पे होता है, तो यहां से x की दो ही वैल्यू आएंगी, -3π/2 और π/2। सही है, तो अल्टीमेटली जो आपको क्या पूछा था, एट व्हाट पॉइंट्स, तो वो जो पॉइंट्स आएंगे वो क्या आएंगे? वो 2 पॉइंट्स आएंगे, एक तो आएगा π/2, 0 y कोऑर्डिनेट, एंड दूसरा -3π/2, 0। ये दो आपके आंसर आए। सही है, तो देखो मैनिपुलेशन थोड़ी इसमें इजी और मस्त सी है कि भाई y' अलग
करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा y डैश की वैल्यू आपने रखी इसमें हाफ, वहां से sin x प्लस वाई बना गया। इसको देखते ही अपन समझ गए अच्छा अब इसमें x प्लस वाई बराबर और मल्टी 4n प्लस 1 पाई बाय 2 ड्रामा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सीधा ये आ गया, यहाँ से cos 0 आ गया, 0 आ गया मतलब y कोऑर्डिनेट 0 आ गया, y कोऑर्डिनेट 0 आ गया, वापस इसमें रख दिया तो sin x बराबर 1 आ गया, उससे ये x आ गया, बस 2 पॉइंट आ गए। ठीक है, हमें मिटा दें। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन इज x बराबर दे रखा है a ऑफ cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा एंड y दे रखा है आपको a ऑफ sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा, और आपसे पूछा है पहला पार्ट फाइंड एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड x एक्सिस, नॉर्मल टू कर्व एंड x एक्सिस। सेकंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तीसरा डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। बताओ पहला पार्ट कि जो नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है। इसमें कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ? नहीं, तो बस पॉइंट थीटा ही है आपके लिए वेरिएबल, जैसे टी होता है वेरिएबल, किसी भी पॉइंट थीटा पे बता दो जनरल थीटा के टर्म्स में आंसर। तो देखो एंगल बताने के लिए आपको पता है कोई भी लाइन होती है, जैसे मान लो ये कोई भी लाइन है, अगर ये एक्स एक्सिस से फाई एंगल बनाती है तो मैं बोलता हूं कि इस लाइन की जो स्लोप है वो tan फाई होती है, ये पता है ना आपको। Yes, sir. तो अल्टीमेटली वो एंगल पूछ के आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, आपको उसकी स्लोप ही चाहिए, स्लोप आने के बाद आप उसका tan इनवर्स कर दोगे, वहां से एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कहां से आती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट से आती है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy बाय dx होता है, और dy बाय dx यहाँ पैरामेट्रिक फॉर्म है तो वो क्या होगा, dy बाय d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा, बस खत्म बात। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज dy बाय d थीटा अपॉन dx बाय d थीटा। तो dy बाय d थीटा, तो देखो a ऊपर एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव cos थीटा माइनस थीटा को डिफरेंशिएट कर दिया तो cos थीटा बच गया, माइनस थीटा को छोड़ दिया तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो प्लस साइन थीटा। नीचे देखो a बाहर, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, प्लस थीटा का डिफरेंशिएशन कर दिया तो साइन थीटा, प्लस थीटा को छोड़ दिया साइन का डिफरेंशिएशन कर दिया तो cos थीटा। ये आपस में कट गए, ये आपस में कट गए, ये आपस में कट गए, थीटा थीटा आपस में कट गए, तो ये क्या बच गया, tan थीटा। ये क्या है, टेंजेंट की स्लोप, टेंजेंट की स्लोप tan थीटा आई है, तो नॉर्मल की स्लोप क्या आएगी, -1 अपॉन tan थीटा, वो क्या आएगी, माइनस cot थीटा आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन अब आपको एंगल बताना है तो आपको उसको tan में लेके जाना है, तो मैंने बोल दिया लेट tan फाई बराबर ये, और tan फाई इसको tan में लिखोगे तो tan 90 प्लस थीटा लिख सकते हो। यस सर। तो बस फाई क्या आ गया, पाई बाय 2 प्लस थीटा। मतलब अगर कोई पॉइंट का पैरामीटर थीटा है तो उस पॉइंट पे जो नॉर्मल होगी वो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज कितना एंगल बनाएगी, पाई बाय 2 प्लस थीटा, बस ये आपका आंसर आ गया। सेकंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो रैंडमली कोई भी नॉर्मल की इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए आपको, y माइनस y1, y1 तो ये रहा a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा बराबर स्लोप, स्लोप क्या थी, माइनस कॉट थीटा, तो माइनस कॉट थीटा इंटू एक्स माइनस एक्स कोऑर्डिनेट a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। सही है। अब आपको देखो ये तो आप हो गया,
अब ऑप्शन में सुंदर सा आंसर होगा कोई, तो आपको थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ऑब्वियसली ट्रिगो की मैनिपुलेशन लग सकती है। तो देखो ऐसा करो, कोट को कोस बटा साइन लिख के उधर उचका दो। तो इसको मैंने लिख दिया माइनस कॉस बटा साइन थीटा, और इस y को इधर भेज दिया। अब पूरी इक्वेशन देखना क्या बनेगी, एक एक टर्म दिखा रहा हूं मैं आपको। ये लिखा जाएगा y साइन थीटा, या माइनस ए साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा, या माइनस माइनस प्लस ए थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। राइट में देखो माइनस कॉस इंटू एक्स, माइनस एक्स कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया ए कॉस थीटा, तो प्लस ए कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस प्लस ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। ये इससे कट गया, और एक्स कॉस थीटा उधर चला गया, तो एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा बराबर इधर आ गया ए के ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सो योर आंसर इज एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा बराबर ए। ये सुंदर सी आपकी नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। तो सेकंड पार्ट का आंसर हो गया एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा बराबर ए। कोई परेशानी? नो सर। बस अब इसकी डिस्टेंस पूछिए ओरिजिन से, तो कोई भी लाइन दे रखी हो और पॉइंट दे रखा हो, आपको उसकी डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आना चाहिए ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। याद है ना? अभी स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा ये d का फॉर्मूला, कि अगर ये लाइन x प्लस by प्लस c बराबर 0 है और ये पॉइंट है x1 y1, तो इससे दूरी निकालने का ये फॉर्मूला होता है। तो इस केस में देखो लाइन तो ये रही और पॉइंट क्या है 0 0, तो यहां लाइन है, ये लाइन है, और ये पॉइंट है 0 0, तो ये जो d है वो क्या होगा, x यहां 0 रखोगे, 0 प्लस 0 माइनस ए अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का रूट ए। आ गया आंसर। ओरिजिन से दूरी कितनी आ गई, ए आ गई। अभी ये वाला पॉइंट समझ में आ गया? यस सर। और दूसरी चीज, आपको अगर लाइन की नॉर्मल फॉर्म याद हो तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी, ये खुद अपने आप में आंसर बता रहा है। नॉर्मल फॉर्म क्या होती थी, यही तो होती थी x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर p, और वो क्या कहता था कि वो लाइन ऐसी है, उससे p परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से है, और वो परपेंडिकुलर थीटा एंगल बनाता है। तो ये वही तो फॉर्म लिखी है, तो ये सीधा ही दूरी क्या होगी, a होगी। चलो ये तो दिख जाता, नहीं दिखता अलग बात है। इन जनरल ओरिजिन की जगह कोई और पॉइंट होता तो हमें ये लगाना ही पड़ता। तो बेसिक यही है, x1 प्लस by1 c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लगाया, आपकी ओरिजिन से डिस्टेंस आ गई। अभी क्लियर सबको? किसी के किसी प्रकार का कोई दर्द उठ रहा है तो बता दो, दूर कर दें। नो? सो हो गया। चलो अच्छी बात। फाइंड एंगल with y axis of curve, पॉजिटिव y एक्सिस है ना, ऑफ कर्व y बराबर k इंटू e की पावर kx। अब यहां पर बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं जब पहली बार ऐसा सुनते हैं। वो क्या सुनते हैं कि कर्व का एंगल बता दो y एक्सिस से। कर्व का एंगल मतलब क्या होता है भाई? अगर मान लो मैंने कहा ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये कर्व है, तो कर्व का एंगल तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कर्व का एंगल का क्या मतलब है? तो वो समझे, ये लैंग्वेज है, रूटीन लैंग्वेज है। कर्व का एंगल मतलब कि y एक्सिस पे कर्व का एंगल मतलब कि वो कर्व y एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट कर रही है,
उस पॉइंट पे कर्व पे टेंजेंट बनाई। ध्यान से सुनना भाई, कर्व का वाई एक्सिस से एंगल मतलब जहां वो वाई एक्सिस को कट कर रहा है उस पे गिवन कर्व पे हमने टेंजेंट बनाई। अब वो जो टेंजेंट है वो वाई एक्सिस से जो एंगल बना रही है, फाई बोल दिया मैंने मान लो, so that phi is asking। बात समझ में आ गई भाई, ये कर्व का एंगल कहलाएगा वाई एक्सिस के साथ उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट के साथ जो एंगल बना रहा है। ठीक है जी, तो अगेन सारी कहानी शुरू कहां से होगी, dy बाय dx से। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाय dx वो क्या है, k इंटू ई की पावर kx इंटू k, तो वो क्या आ गया k स्क्वायर इंटू ई की पावर kx, ये dy बाय dx आ गया। मुझे किस पॉइंट पे चाहिए, x बराबर 0 पे, तो dy बाय dx एट x बराबर 0 कितना हो गया, k स्क्वायर इंटू ई की पावर 0 तो 1 होता है, तो k स्क्वायर हो गया। अब ध्यान से देखो, ये k स्क्वायर किसके बराबर होगा, क्या k स्क्वायर tan फाई के बराबर होगा, अभी नो सर। फिर तो देखो k स्क्वायर, तो ये जो लाइन है जो कि x एक्सिस से थीटा एंगल बना रही होगी, ये तो tan थीटा के बराबर होगा ना भाई। टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, tan थीटा, थीटा व्हिच द लाइन मेकिंग एंटी क्लॉकवाइज विद पॉजिटिव x एक्सिस, और वो किसके बराबर होता है, dy बाय dx के। ये हमने पढ़ा है डिफरेंशिएबिलिटी में, डिफरेंशिएशन में, सही है। यस सर। अब आप थोड़ा सा यहां ध्यान से देखो, आपसे वो एंगल पूछा है, तो अगर ये एंगल थीटा है ये, तो ये एंगल थीटा हो गया और ये पूरा 90 है, तो फाई बराबर कितना हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया कि नहीं हो गया। बस, तो आपसे जो एंगल पूछा था फाई, उसका आंसर आएगा पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स k स्क्वायर। अब देखो आंसर ऐसा भी हो सकता है, ऑप्शन में आप इसको cot इनवर्स k स्क्वायर भी लिख सकते हो, ऑप्शन में इसको ITF लगा के 1 tan इनवर्स के अंदर 1 अपॉन k स्क्वायर भी लिख सकते हो, क्योंकि वो पॉजिटिव है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। कल को मैं डायग्राम बना दूं कि tan थीटा बराबर 1 बाय k स्क्वायर, तो 1 बाय k स्क्वायर, तो ये बन गया k स्क्वायर की पावर 4 प्लस 1 का रूट, तो ये साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट 1 प्लस k की पावर 4 भी हो सकता है। अब आगे जो काम चलेगा वो ITF के अकॉर्डिंग चलेगा, उसकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है जी, क्लियर है सबको। यस सर। चलो ठीक है, तो है ना, टाइम हो ही गया ऑलमोस्ट आज का। तो ये शुरू कर दिया है हमने, बिगुल बजा दिया AOD का। उसमें सबसे पहले टेंजेंट नॉर्मल, शुरू का पार्ट तो आसान ही है, इसमें 2-4 बातें छोटी गली जो कर चुके थे वो हमने लिख ली और सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस करे हैं। बाकी इसमें भी तरह तरह की वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स हैं कि ऐसा है तो क्या करना है, ऐसा है तो, है ना, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और फिर बाकी सब यूनिट्स भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बाकी कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू।